वेलकम एवरीवन टू प्रयास जेई। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर मानवेंद्र। हम लोगों ने फंक्शंस के 5 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं, जिसमें हम 5th लेक्चर में हमने वन एंड ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशंस कवर की हुई हैं और कुछ क्वेश्चंस भी उन पे बेस्ड कर लिए थे। इस लेक्चर में हम लोगों को फर्दर कुछ क्वेश्चंस करने हैं वन एंड ऑन टू रिलेटेड। तो आओ देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है f डिफाइंड फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय, तो एक फंक्शन दिया हुआ है। तो ये क्यूबिक फंक्शन है, इसमें 3 लीनियर फैक्टर्स इन्वॉल्व है, तो एक क्यूबिक फंक्शन है। ठीक है, क्यूबिक फंक्शन है। क्यूबिक फंक्शन से हमें क्या पता लगता है कि क्यूबिक फंक्शन जो है, क्यूबिक फंक्शन एक ऑड डिग्री पॉलिनोमियल होगा, एक ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है। तो जब हम लोगों ने रेंज डिस्कस की थी तब हमने एक नोट लिखा था कि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल्स की जो रेंज है वो क्या होगी, ऑल रियल। तो रेंज इज़ ऑल रियल। ठीक है, रेंज ऑल रियल हो गई और इस फंक्शन की जो कोडोमेन है वो भी ऑल रियल है हमारे पास। रेंज ऑल रियल, कोडोमेन भी ऑल रियल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है, रेंज इज़ इक्वल टू कोडोमेन। रेंज और कोडोमेन सेम है, इसका मतलब फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू फंक्शन यानी सर्जेक्टिव। तो सर्जेक्टिव केवल बी और सी ऑप्शन में है हमारे पास। अब हमें चेक करना है कि ये फंक्शन वन है या नहीं है। तो इस फंक्शन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो ये जो फंक्शन है इसके 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं 1, 2 एंड 3। जो लीनियर फैक्टर्स है वो कहाँ कहाँ ज़ीरो हो रहे हैं। पहला है x-1, तो x-1 कहाँ ज़ीरो होगा, x = 1 पे। ऐसे ही 2 एंड 3। तो अब देखो इस फंक्शन में अगर आप 3 से बड़ी वैल्यू रखोगे, 3 से बड़ी वैल्यू रखोगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो फंक्शन जो है 3 के राइट में पॉजिटिव होगा, 2 एंड 3 के बीच में नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। सिंपल वी कर्व की तरह हम लोग बना सकते हैं। तो अगर मैं इस फंक्शन का एक रफ स्केच बनाऊं तो मुझे पता है कि फंक्शन 1 के लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव वैल्यू देने वाला है, 1 से 2 में पॉजिटिव, 2 से 3 में नेगेटिव एंड 3 के आगे जो है पॉजिटिव वैल्यूज़ देगा। तो इस नंबर लाइन को आप एक्स एक्सिस की तरह समझ सकते हो और ये ग्राफ जो है ऐसे -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इसीलिए इसकी रेंज जो है ऑल रियल आ गई थी। अब हम लोगों को वन या मैनी वन फंक्शन में से चूज़ करना है, तो हम ग्राफ हमारे पास जो है बन चुका है। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी तो ये एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर गई, और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर जाए तो फंक्शन कैसा होगा, मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन यानी नॉन इंजेक्टिव। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेट f डिफाइंड फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर बी गिवन बाय, तो फंक्शन की जो डोमेन है वो इंटीजर है और को डोमेन जो है वो भी इंटीजर है। तो f of x इज इक्वल टू x/2 इफ x इज इवन, 0 इफ x इज ऑड। तो इस तरह का एक क्वेश्चन हम लोग पिछले लेक्चर में भी कर चुके हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो 2 सेट्स हमने ड्रॉ कर लिए हैं। ठीक है, पहला सेट भी इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा सेट भी इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। अब एक चीज़ देखो, इफ़ x इज़ ऑड यानी आपने डोमेन में अगर ऑड वैल्यू रखी, सपोज मैंने रैंडमली डोमेन में कुछ एलिमेंट्स लिख दिए 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ऐसे सारे इंटीजर्स लिखने हैं और को डोमेन में भी सारे इंटीजर्स लिखने हैं, तो जो है हमें ऐसे डोमेन लिख, तो यहाँ पे भी मैंने सारे इंटीजर्स जो है मार्क कर लिए। तो इस तरीके से बहुत सारे इंटीजर्स आएंगे, इनमें से कुछ इंटीजर्स मैंने लिख लिए हैं। अब हमारे पास दिया हुआ है इफ़ x इज़ ऑड देन f ऑफ x इज़ इक्वल टू 0। अगर x ऑड लिया तो जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 0। तो यानी 1 के लिए क्या वैल्यू आएगी, 0। 3 के लिए क्या वैल्यू आएगी, 0। 5 के लिए क्या वैल्यू आएगी, 0 एंड सो ऑन। ऐसे ही हर ऑड के लिए क्या वैल्यू आने वाली है हमारे पास, 0। तो मैनी के लिए एक ही वैल्यू आ रही है 0, तो ये किस टाइप का फंक्शन हो गया हमारे पास, मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन यानी नॉन इंजेक्टिव। तो अब या तो ए ऑप्शन आएगा या डी ऑप्शन आएगा।
तो अब हमें सर्जेक्टिव के लिए चेक करना है, यानी ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। तो देखो फर्स्ट दिया हुआ कंडीशन हमें दी हुई है, इफ़ x इज़ इवन देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई टू। अगर x इवन है, सपोज x2 है, x2 है अगर हमारे पास, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ऐसे ही x अगर हमारे पास 4 है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2, x की वैल्यू अगर 6 है तो एफ ऑफ एक्स 3, 8 पे हो जाएगा 4। ऐसे नेगेटिव वैल्यूज अगर मैं कंसीडर करूँ, x की वैल्यू -2 पे एफ ऑफ एक्स -1, -4 पे -2, -6 पे -3, और सारी ऑड वैल्यूज़ के लिए तो एफ ऑफ एक्स 0 वैसे ही है हमारे पास। ठीक है, ऑड वैल्यूज़ के लिए हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है 0 है। तो आप लोग देख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स की सारी पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज़ आ गई हैं हमारे पास। 0 हमारे पास है, इसी तरीके से हमारे पास -1 वैल्यू कब आ जाएगी, -1 वैल्यू जब x की वैल्यू -2 है, -1 है, -2 है, -3 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इस तरीके से सारी इंटीग्रल वैल्यूज़ जो हैं हमारे पास आ ही जाएंगी। तो जो हमारी कोडोमेन गिवन है फंक्शन में वो भी इंटीजर्स हैं, और एफ ऑफ एक्स की जो रेंज में वैल्यूज़ आ रही हैं वो भी इंटीग्रल वैल्यूज़ ही आ रही हैं हमारे पास। तो रेंज इज़ इक्वल टू कोडोमेन हो गया, और रेंज इज़ इक्वल टू अगर कोडोमेन होगा तो फंक्शन किस तरीके का होगा, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन इज सर्जेक्टिव। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए, नॉन इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, दैट इज मैनी वन एंड ऑन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम आर टू ए, आर टू ए, ये कुछ ए इंटरवल हमें दिया हुआ है कोडोमेन की फॉर्म में, इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज सर्जेक्टिव, इज सर्जेक्टिव देन फाइंड ए। तो हमें फंक्शन जो है सर्जेक्टिव दिया हुआ है, तो फंक्शन के सर्जेक्टिव होने का क्या मतलब है, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। तो कोडोमेन इसमें ए दी हुई है और ए की ही वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इसका मतलब अगर मैंने रेंज फाइंड कर ली तो मुझे कोडोमेन मिल जाएगा। तो ये फंक्शन हमारे पास किस तरीके का है, एक क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हुआ है। एक क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज निकालना हमने सीखा था रेंज वाले लेक्चर में। तो हमें इस तरीके से दिया हुआ है y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1, और इस तरह की फंक्शंस की रेंज निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास बन जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वेयर वाई प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर कॉमन लिया तो हमारे पास बनता है वाई माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस वाई अपॉन वाई माइनस 1, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ वाई अपॉन 1 माइनस वाई। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो x की वैल्यू आ जाती है प्लस माइनस रूट ऑफ y अपॉन 1 माइनस वाई। अब ये फंक्शन हमारे पास x इज़ इक्वल टू अ फंक्शन ऑफ y की फॉर्म में आ गया है। अगर इस फंक्शन की अगर मैं डोमेन निकालूं तो मुझे ओरिजिनल फंक्शन की रेंज मिल जाएगी। इस फंक्शन के डोमेन हम कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी टर्म होता है उसे हमें ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 करना होता है। तो y अपॉन 1 माइनस वाई इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, और y अपॉन y माइनस 1 जो है लेस दैन इक्वल टू 0 होगा। सारे फैक्टर्स मैंने प्लॉट किए, तो न्यूमरेटर जो है 0 पे 0 हो रहा है और डिनोमिनेटर 1 पे 0, तो ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा हमारे पास। तो इससे अगर मैंने y की वैल्यू लिखी तो वो आ जाएगी y बिलोंग्स टू 0 क्लोज टू 1 ओपन। 0 पे क्लोज क्यों है, क्योंकि 0 जो है न्यूमरेटर वाले फैक्टर से आया है और 1 जो है डिनोमिनेटर वाले फैक्टर से आया है। तो 1 पे ओपन होगा क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो ये इस फंक्शन की रेंज आ गई है, तो यही a की वैल्यू आ जाएगी 0 क्लोज टू 1 ओपन। तो होपफुली क्लियर हो गया होगा किस तरीके से इस क्वेश्चन को प्रोसीड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम 2 to infinity to y
तो इस फंक्शन की जो कोडोमेन है वो हमें y गिवन है, डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इस बोथ 1 1 एंड ऑन टू। तो फंक्शन जो है हमें 1 1 ऑन टू दोनों दिया हुआ है, तो हमें निकालना है y की वैल्यूज़ निकालनी है। हर ऑप्शन में y पूछा हुआ है, तो हमें y की वैल्यू निकालनी है। y क्या है हमारा कोडोमेन, तो फंक्शन की जो कोडोमेन है हमें वो निकालना है। तो देखो किस तरीके से निकालेंगे। हमें पता है कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, एक ऐसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जिसका ग्राफ हम बड़े ही ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 जिसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है। लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है। डिस्क्रिमिनेंट अगर देखें तो वो बनता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 16 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5, तो 16 माइनस 20। बस मुझे इतना चेक करना है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है नेगेटिव है। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है और लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यानी ये एक अपवर्ड पैराबोला होगा और एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। तो ये जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से आ जाता है हमारे पास। अगर हम चेक करें इस फंक्शन की जो डोमेन है वो हमें 2 टू इन्फिनिटी गिवन है। मैंने ग्राफ जो है कंप्लीट एक्स एक्सिस पे बना दिया है, बट मुझे ये ग्राफ केवल 2 टू इन्फिनिटी ही बनाना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इस फंक्शन की जो लाइन ऑफ सिमेट्री है एक बार मैं वो देख लेता हूँ। लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास क्या होती है, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a से आती है हमारे पास। तो वो हो गए हमारे पास माइनस ऑफ -4/2 दैट इज 2। x इज इक्वल टू 2 जो है लाइन ऑफ सिमेट्री है, यानी वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है। तो हमें केवल ग्राफ का ये राइट हैंड साइड वाला पोर्शन कंसीडर करना है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि फंक्शन की डोमेन 2 क्लोज टू इन्फिनिटी है। तो मैंने x की वैल्यू 2 देखी और तो ये वाला पोर्शन हमें ग्राफ का कंसीडर करना होगा। तो फंक्शन 1 1 है, यानी एक x के लिए एक ही वैल्यू आएगी और ऑन टू भी है फंक्शन, तो रेंज फंक्शन ऑन टू तो हमारे पास वैसे ही हो जाएगा इस रेंज के लिए। अब फंक्शन अगर 1 1 है, इंक्रीजिंग है, तो हमें y की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। इस x की वैल्यू 2 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 5। तो ये वैल्यू हमारे पास सिंप्लीफाई करके आ जाती है 1, 4 माइनस 8 माइनस 1 आ जाती है। तो x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू जो है 1 है। फिर जैसे जैसे x की वैल्यूज़ बढ़ेंगी y की वैल्यूज़ जो है हमारे पास बढ़ती जाएंगी और फाइनली y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। तो हमारा आंसर जो है कौन सा आ जाएगा, बी ऑप्शन, 1 क्लोज टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 इज नॉट इंजेक्टिव। नॉट इंजेक्टिव का मतलब फंक्शन मेनी वन है for the values of x in the interval 0 close to 1 close। तो हमें x का इंटरवल दिया हुआ है जहाँ पे फंक्शन हमारा नॉन इंजेक्टिव है, यानी मेनी वन फंक्शन है। इस क्वाड्रेटिक का लीडिंग कोफिशिएंट देखो पॉजिटिव दिया हुआ है। लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव यानी एक अपवर्ड पैराबोला होगा। अब एक चीज़ देखें, मैंने ऐसे सपोज रैंडमली 0 और 1 प्लॉट किया नंबर लाइन पे, क्योंकि मुझे x जो है 0 से 1 के बीच में दिया हुआ है। तो अगर सपोज मैं मान लेता हूँ कि इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट जो है नेगेटिव है, मतलब अपवर्ड पैराबोला अबव द एक्स एक्सिस ही रहने वाला है, तो इसके पॉसिबल ग्राफ्स जो हैं किस तरीके से हो सकते हैं। हमारे पास ग्राफ जो हैं कुछ इस तरीके से आ सकते हैं। 3 तरीके के ग्राफ्स पॉसिबल हैं कि जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो 0 के लेफ्ट में हो, 1 के राइट में हो, या फिर लाइन ऑफ सिमेट्री जो है 0 से 1 के बीच में लाई करें। मेरे पास लाइन ऑफ सिमेट्री की बात मैं यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री जो है हमारे पास x के कोफिशिएंट से आती है। लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्या होती है,
माइनस बी बाई 2a पे लाई करती है। तो इस क्वाड्रेटिक के लिए हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री माइनस बी बाई 2 पे लाई करेगी। तो देखो इन 3 तरीके के ग्राफ्स हमारे पास पॉसिबल है और हमें बोला गया है कि फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव इन दिस इंटरवल। 0 से 1 के बीच में अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूं तो हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को एटलीस्ट 2 पॉइंट पे कट करनी चाहिए। नॉन इंजेक्टिव का ये मतलब है कि हॉरिजॉन्टल लाइन शुड कट द ग्राफ एटलीस्ट ट्वाइस इन 0 to 1। तो 0 से 1 के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन एटलीस्ट 2 बार कट करनी चाहिए। मान लो मैंने रैंडमली ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी। अगर सपोज मेरा ग्राफ जो है ये वाला है तो 0 से 1 के बीच में तो मुझे एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, और सपोज ग्राफ ये थर्ड वाला है तो भी आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल मुझे एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल सकता है 0 से 1 के बीच में। बट फंक्शन को मैनी वन होने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन एटलीस्ट 2 जगह कट करनी चाहिए, यानी जो ग्राफ है वो हमारे पास इस सेंट्रल पैराबोला की तरह होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो कहाँ होनी चाहिए हमारे पास 0 और 1 के बीच में। तो लाइन ऑफ सिमेट्री है हमारी माइनस बी बाई 2 और वो कहाँ होनी चाहिए हमारे पास 0 से 1 के बीच में। इसे सिंप्लीफाई किया तो क्या बनता है, b जो है कहाँ होना चाहिए 2 से माइनस बी कहाँ होना चाहिए 2 से 0 के बीच में, यानी b हमारे पास कहाँ से कहाँ होगा 0 से -2। माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी के साइन जो हैं चेंज हो जाते हैं। तो b जो है हमारे पास कहाँ लाई करना चाहिए -2 से 0 के बीच में। तो काफ़ी सही क्वेश्चन था ये, होपफुली क्लियर हो गया होगा कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। हमें बस बेसिक डेफिनेशन यूज़ करनी है 1 फंक्शन की और ये क्वेश्चन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है परम्यूटेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स। तो फंक्शंस में भी परम्यूटेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इसके लिए आप लोगों को बेसिक परम्यूटेशन का नॉलेज होना ज़रूरी है। मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे बहुत ही इजी तरीके से एक्सप्लेन करूँ, लेकिन फिर भी आपको परम्यूटेशन के बेसिक एनसीआर और फैक्टोरियल का मीनिंग जो है क्लियर होना चाहिए। तो फर्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ फंक्शन। देखिए क्या करना होता है, सपोज़ हमें एक सेट ए दिया हुआ है, एक सेट बी, फंक्शन है तो 2 सेट्स होंगे हमारे पास, और फंक्शन सेट ए से सेट बी की ओर डिफाइंड है। सेट ए से सेट बी की ओर फंक्शन डिफाइंड है। मान लेते हैं सेट ए में हमारे पास एलिमेंट कुछ इस तरीके से हैं x1 x2 x3 अप टिल xm। तो फर्स्ट सेट में हमारे पास कितने एलिमेंट्स मैंने मान लिए हैं m एलिमेंट्स। ऐसे सेकंड सेट में हम लोग एलिमेंट्स मान लेते हैं जैसे y1 y2 y3 अप टिल yn। तो फर्स्ट सेट में मैंने अज्यूम किए m एलिमेंट्स और सेकंड सेट में मैंने अज्यूम किए n एलिमेंट्स। ठीक है, अब हमें ये निकालना है कि फर्स्ट सेट से सेकंड सेट की तरफ कितने नंबर ऑफ फंक्शंस पॉसिबल है, कितने नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शंस पॉसिबल हैं। तो देखो जब रिलेशंस अगर आपने पढ़ा होगा तो हमें पता है कि नंबर ऑफ रिलेशंस तो कितना ईजिली हमारे पास आ जाता है। नंबर ऑफ रिलेशंस का डायरेक्ट फार्मूला होता है 2⁻mn। तो फर्स्ट सेट में m एलिमेंट्स हैं, सेकंड सेट में n एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे आ जाएगा 2⁻mn। अब फंक्शन जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है जो 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। पहली कंडीशन तो क्या, हर x के लिए एक y होना ज़रूरी है और एक x के लिए एक ही y होना ज़रूरी है। तो देखो किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम प्रोसीड करेंगे। फर्स्ट सेट को आप अज्यूम करो कि ये ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और सेकंड सेट जो है मैन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट सेट ऑब्जेक्ट्स और सेकंड सेट मैन को। तो एक एनालॉजी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जिससे हम लोग निकाल सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शंस पॉसिबल है। तो वो एनालॉजी है नंबर ऑफ वेज इन विच
m different number of ways in which m different objects can be distributed among n men if anyone can get any number of objects। तो अगर हम लोग ये चीज़ सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ फंक्शन जो है आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ वेज इन विच m ऑब्जेक्ट्स, तो ये m ऑब्जेक्ट्स हम लोग इन n मैन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं सच दैट एक आदमी को कितने भी ऑब्जेक्ट्स मिल सकते हैं। तो देखो हमें ऑब्जेक्ट्स को मैन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमारे पास m ऑब्जेक्ट्स हैं और n मैन हैं। तो इस तरीके से हम लोग अगर सोचें कि एक मैन को दो ऑब्जेक्ट्स मिल सकते हैं, बट एक ऑब्जेक्ट जो है दो मैन के पास नहीं जा सकता। एक मैन को दो ऑब्जेक्ट्स मिल सकते हैं बट एक ऑब्जेक्ट दो मैन के पास नहीं जा सकता। तो हमारे ऑब्जेक्ट जो हैं इंडिपेंडेंट हैं। तो हम अगर बॉक्सेस ड्रॉ करेंगे तो किसके ड्रॉ करेंगे? ऑब्जेक्ट्स के बॉक्सेस ड्रॉ करेंगे। तो x1 x2 x3 इस तरीके से बॉक्सेस अगर मैंने ड्रॉ किए तो m बॉक्सेस जो हैं ड्रॉ कर लेंगे। अब देखो ये फर्स्ट बॉक्स x1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो x1 वाले ऑब्जेक्ट्स के पास कितने ऑप्शन हैं? n ऑप्शन है कि वो किसी भी मैन के पास जा सकता है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के पास कितने ऑप्शन है? n ऑप्शन है। सेकेंड ऑब्जेक्ट के पास भी कितने ऑप्शन हो जाएंगे? n ऑप्शन हो जाएंगे, वो किसी भी मैन के पास जा सकता है। ऐसे ही थर्ड वाले के पास भी n ऑप्शन एंड सो ऑन। जो mth ऑब्जेक्ट है उसके पास भी कितने ऑप्शन हो जाएंगे? n ऑप्शंस। तो हमारा नंबर ऑफ फंक्शंस कितना आ जाएगा? n रेज टू द पावर m। ठीक है, अगर ये एनालॉजी याद रखेंगे तो हम लोग बेसिक परम्यूटेशन यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्ट्स को मैन में डिस्ट्रीब्यूट करना है सच दैट वन मैन कैन गेट एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बॉक्सेस किसके ड्रॉ करने हैं? ऑब्जेक्ट्स के, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स जो हैं इंडिपेंडेंट हैं। एक ऑब्जेक्ट दो मैन के पास नहीं जा सकता, इसलिए ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट हैं। ऑब्जेक्ट्स के बॉक्सेस ड्रॉ करें और हर ऑब्जेक्ट के पास कितने ऑप्शन होंगे? n ऑप्शंस होंगे। तो अगर सपोज हमें फर्स्ट सेट में 5 एलिमेंट्स दिए हैं और सेकंड सेट में 4 एलिमेंट्स दिए हैं, तो नंबर ऑफ फंक्शंस हमारे पास कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ फंक्शंस हमारे पास हो जाएंगे 4 रेज टू द पावर 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नंबर ऑफ 1 फंक्शन। तो बिल्कुल उसी तरीके का प्रॉब्लम है। फर्स्ट सेट सेकंड सेट फंक्शन जो है पहले से दूसरे में डिफाइंड है। फर्स्ट सेट ए, सेकंड सेट बी। फर्स्ट सेट में हमारे पास m ऑब्जेक्ट्स हैं और सेकंड सेट में जो हैं n ऑब्जेक्ट्स हैं। तो जिस तरीके से हमने फर्स्ट एनालॉजी की थी बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे होगा। पहले सेट के एलिमेंट्स को ऑब्जेक्ट्स मानना है और सेकंड सेट के एलिमेंट्स को मैन मानना है। तो इस बार एनालॉजी कुछ इस तरीके से हो जाएगी। नंबर ऑफ वेज इन विच m different objects can be distributed to n persons या n persons if each one gets exactly one object। तो 1 फंक्शन निकालना है, यानी एक ऑब्जेक्ट एक ही मैन के पास जाना चाहिए। तो नंबर ऑफ वेज इन विच m ऑब्जेक्ट्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू n पर्सन्स इफ ईच वन गेट्स एग्जैक्टली 1 फंक्शन है, इसलिए ईच वन शुड गेट एग्जैक्टली 1।
तो जैसे हमने फंक्शंस निकाले थे वैसे ही हम वन वन फंक्शन निकालेंगे। हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, मैन हैं, हमारे पास m ऑब्जेक्ट्स हैं और n मैन है। और कंडीशन क्या है, ईच मैन शुड गेट एग्जैक्टली वन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे पहले किया था बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग करेंगे। हम लोगों को ऑब्जेक्ट्स के जो हैं बॉक्स बनाने होंगे। इस तरीके से ऑब्जेक्ट्स के हम लोगों ने बॉक्स बना लिए। तो अब देखो फर्स्ट ऑब्जेक्ट्स के पास कितने ऑप्शंस हैं, n ऑप्शन है, वो किसी भी एक मैन के पास जा सकता है। सेकंड ऑब्जेक्ट के पास कितने ऑप्शंस हो जाएंगे, सपोज फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है फर्स्ट मैन के पास चले गया, तो अब एक मैन कम हो गया है, तो सेकंड ऑब्जेक्ट के पास कितने ऑप्शन रह जाएंगे, n-1। थर्ड के पास कितने ऑप्शन रह जाएंगे, n-2। ऐसे ही mth ऑब्जेक्ट के पास कितने ऑप्शन रह जाएंगे, n-m-1। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को अगर आपने परम्यूटेशन में देखा होगा तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं NPM। NPM को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, n फैक्टोरियल अपॉन n-m फैक्टोरियल। इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। या फिर अगर आपको NCR वाले फॉर्मूले में कंफर्टेबल हैं तो देखो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले जो है सेलेक्ट m-n आउट ऑफ n। तो हमारे पास टोटल n मैन हैं, उसमें से m हमें सेलेक्ट करने हैं। तो हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, NC-m से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, हमें m मैन ही क्यों सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि हमारे पास m ऑब्जेक्ट्स है। अगर मैंने m मैन सेलेक्ट कर लिए, उन m मैन में m ऑब्जेक्ट्स को हम एक एक करके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सिलेक्शन के लिए हमें c लगाना होता है, तो NC-m से हमने मैन को सेलेक्ट किया। अब हमारे पास m ऑब्जेक्ट्स हैं, m मैन है, तो उन्हें हम लोग कैसे अरेंज कर सकते हैं, m फैक्टोरियल से। तो वैल्यू आ गई हमारे पास NC-m इंटू m फैक्टोरियल। इसी को NPM बोला जाता है। ठीक है, तो किसी भी तरीके से हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। तो फाइनली हमारे पास फॉर्मूला जो है कुछ इस तरीके से आ गया है, हम लोग उसे लिख लेते हैं। फॉर्मूला जो है हमारे पास है NC-m इंटू m फैक्टोरियल। बट एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा इफ़ n इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू m। ऐसा क्यों, सपोज़ मेरे पास कंडीशन कुछ ऐसी आ जाती है कि फर्स्ट सेट में 5 एलिमेंट्स हैं और सेकंड सेट में 4 एलिमेंट्स हैं। और 1-1 रिलेशन का क्या मतलब होता है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट को एक ही से मैप करना होता है। तो 5 को अगर एक एक से मैप करने लगा तो वो 4 से कभी मैप ही नहीं होंगे, तो 1-1 फंक्शन कभी भी पॉसिबल ही नहीं होगा। तो अगर हमारे पास कंडीशन है कि फर्स्ट सेट में सेकंड सेट से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं तो 1-1 फंक्शन कभी बनेंगे ही नहीं। तो फर्स्ट सेट में अगर ज़्यादा एलिमेंट्स हैं तो 1-1 फंक्शन डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, 0। और अगर सेकंड सेट में ज़्यादा एलिमेंट हैं तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं NC-m इंटू m फैक्टोरियल। तो 1-1 फंक्शन निकालना हमें आ गया है। अगर हमसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन कैसे निकालेंगे, तो हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी कि 1-1 फंक्शन प्लस मैनी वन फंक्शन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। 1-1 प्लस मैनी वन जो है इनका सम टोटल फंक्शंस के इक्वल होता है। तो अगर हमें मैनी वन फंक्शंस निकालने हों तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, इफ़ n इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू m। तो 1-1 फंक्शन कितने आए थे हमारे पास, NC-m इंटू m फैक्टोरियल। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ पे, n रेज टू द पावर m माइनस NC-m इंटू m फैक्टोरियल। एंड इफ़ n इज़ लेस देन m, यानी फर्स्ट सेट में अगर ज़्यादा एलिमेंट्स हों तो 1-1 फंक्शन 0 आए थे, तो जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, मैनी वन फंक्शंस। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमें निकालना है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। तो 1-1 फंक्शन और टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस निकालना थोड़ा इजी था, बट ऑन टू फंक्शंस निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। इसके लिए हमें इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है अच्छे से आना चाहिए।
इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हम लोग पीएनसी में पढ़ते हैं। तो अगर ये प्रिंसिपल आता है तो ही हम लोग ऑन टू फंक्शंस निकाल पाएंगे। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको और कोई इजी मेथड्स जो भी आते हैं क्वेश्चंस करते समय वो मैं आपको बताऊं, बट जो जनरल फार्मूला है वो हमारा इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से आएगा। तो सबसे पहले मैं एनालॉजी लिख लेता हूं कि कैसे ऑन टू फंक्शन निकाला जाता है। तो नंबर ऑफ वेज इन विच m डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन विच n डिफरेंट बॉल्स कर लेते हैं ऑब्जेक्ट्स को, m डिफरेंट बॉल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड to n persons if each one gets at least one ठीक है, ये लास्ट वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है। इफ ईच वन गेट्स एटलीस्ट वन फंक्शन में क्या था कि इफ वन मैन गेट ओनली वन बॉल, बट यहाँ पे क्या है एटलीस्ट वन, वहाँ वन से ज़्यादा भी मिल सकती है यहाँ पे, बट एटलीस्ट वन ज़रूर मिलनी चाहिए। तो देखो किस तरीके से हमें देखना होता है। फर्स्ट सेट में वही हमारे पास m एलिमेंट्स हैं और सेकंड सेट में n एलिमेंट्स हैं। तो ऑन टू फंक्शंस जो है हमें रेंज के बेसिस पे देखना होता है, यानी हर y के लिए एक x होना ज़रूरी होता है, हर y के लिए हमारे पास x होना चाहिए। तो फर्स्ट सेट में m एलिमेंट्स हैं, सेकंड सेट में n एलिमेंट्स हैं। तो देखो किस तरीके से बन जाएगा फॉर्मूला हमारे पास। तो अगर मैं इस एनालॉजी का ही आपको आंसर बताऊं तो वो कैसे मिलेगा। सबसे पहले तो मुझे टोटल निकालना है, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच बॉल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू पर्सन्स। ठीक है, टोटल के बाद मुझे उसमें से वो चीज़ें सब्ट्रैक्ट करनी हैं when one person didn't get anything। ठीक है, पहले मैंने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ वेज निकाली जिससे मैं बॉल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकूं पर्सन्स में। उसमें से वो चीज़ें सब्ट्रैक्ट करनी है जब किसी एक पर्सन को कुछ भी नहीं मिला। ये चीज़ें मैंने अगर सब्ट्रैक्ट करी तो दो पर्सन को कुछ नहीं मिला, वो चीज़ें भी अपने आप सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर वन पर्सन डिडंट गेट एनीथिंग हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमें क्या ऐड करना चाहिए, हमें ऐड करना होगा व्हेन टू पर्सन्स डिडंट गेट एनीथिंग। ठीक है, अब अगर हमने 2% डिडंट गेट एनीथिंग ऐड किया तो हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना होगा, 3 persons didn't get anything, 3 persons didn't get anything and so on। इस तरीके से चलता जाएगा। तो टोटल -1 +2 -3 +4 इस तरीके से हमें करते हुए जाना होता है। तो इसकी एनालॉजी के लिए आप लोग ये देख सकते हैं, जैसे हमारे पास फॉर्मूला होता है, हम लोग A यूनियन B को कैसे लिखते हैं, A + B -A * B। तो ये फॉर्मूला हमारे पास इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो हमें बस ये ध्यान रखना है, टोटल -1% डिडंट गेट एनीथिंग +2% डिडंट गेट एनीथिंग, फिर उसका क्या सब्ट्रैक्ट करना होगा, 3% डिडंट गेट एनीथिंग, अगर 4 होते तो +4% डिडंट गेट एनीथिंग, और फॉर्मूला इस तरीके से चलता जाता। ठीक है, इसी फॉर्मूले को मैथमेटिकली लिख लेते हैं। हमारे पास m बॉल्स हैं और n पर्सन्स हैं, और इन बॉल्स को इन पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है सच दैट ईच वन गेट्स एटलीस्ट वन। तो पहले तो टोटल निकालना है। टोटल क्या, तो इन पर्सन्स में अगर बॉल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया तो टोटल आ गया n⁻m। तो जैसे टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस निकालता बिल्कुल उसी लॉजिक से ये वैल्यू n⁻m आ जाएगी। माइनस व्हेन 1 person डिडंट गेट एनीथिंग, अब एक पर्सन को कुछ नहीं मिला तो NC1 से मैंने वो पर्सन सेलेक्ट किया जिसे कुछ नहीं मिला। बाकी अब रिमेनिंग हमारे पास कितने मेन रह गए हैं, n-1। इन n-1
लोगों में कितनी बॉल्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है, m बॉल्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n माइनस वन रेज टू द पावर m। तो जैसे यहाँ पे n पर्सन्स में m बॉल की डिस्ट्रीब्यूट की थी तो n रेज टू द पावर m, यहाँ पे n माइनस वन पर्सन्स में m बॉल डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो n माइनस वन रेज टू द पावर m, प्लस 2 पर्सन्स डिडंट गेट एनीथिंग। तो 2 पर्सन सेलेक्ट करे NC2 तरीके से, तो अब कितने पर्सन्स रह गए हैं, n माइनस टू, उनमें कितनी बॉल डिस्ट्रीब्यूट करनी है, m, तो n माइनस टू रेज टू द पावर m। अब क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 3 पर्सन्स डिडंट गेट एनीथिंग, तो माइनस, तो 3 पर्सेंट सेलेक्ट करे NC3 से, तो अब कितने पर्सन्स रह गए हैं, n माइनस थ्री, उनमें कितनी बॉल डिस्ट्रीब्यूट करनी है, m बॉल्स। तो फॉर्मूला जो है इस तरीके से चलता जाएगा। अच्छा, अब हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि दिस फॉर्मूला इज़ वैलिड ओनली इफ़ n इज़ लेस देन m। n इज़ लेस देन m यानी फर्स्ट सेट में जब ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स होंगे तभी ये चीज़ पॉसिबल है। सपोज़ फर्स्ट सेट में मेरे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं और सेकंड सेट में मान लेता हूँ 5 पर्सन्स हैं, 4 बॉल्स हैं और 5 पर्सन्स हैं, और कंडीशन क्या है, ईच वन शुड गेट एटलीस्ट वन। अब 4 बॉलें हैं, 5 लोग हैं, तो सबको एक एक तो नहीं मिल सकती। तो ये वाला फॉर्मूला कब वैलिड है, जब नंबर ऑफ बॉल्स नंबर ऑफ पर्सन से ज़्यादा होंगे, यानी फर्स्ट सेट में ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स होंगे। तो अगर मैं इस चीज़ को समराइज़ करके लिखूं तो हमारे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस के लिए हम लोग लिख रहे हैं तो वो आ जाता है n रेज टू द पावर m माइनस NC1 इंटू n माइनस वन रेज टू द पावर m प्लस NC2 इंटू n माइनस टू रेज टू द पावर m माइनस NC3 इंटू n माइनस थ्री रेज टू द पावर m एंड सो ऑन। ये कब आएगा फॉर्मूला, व्हेन n इज़ लेस देन m। अगर n और m जो हैं इक्वल हो जाएं, पहले में भी, पहले सेट में सपोज़ 4 बॉल्स हैं और दूसरे सेट में सपोज़ 4 लोग हैं, 4 बॉल्स हैं 4 लोग हैं और हर को एटलीस्ट एक एक बॉल मिलनी चाहिए। तो 4 एलिमेंट्स को 4 चीज़ों में अगर बांटना है हमें, तो डायरेक्टली क्या आ जाता है, 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल या फिर m फैक्टोरियल, कुछ भी आप समझ लो, दोनों इक्वल ही हैं। और अगर n इज़ ग्रेटर देन m, यानी नंबर ऑफ पर्सन्स अगर ज़्यादा हो गए तो ऑन टू फंक्शंस पॉसिबल ही नहीं है। तो ये हमारे पास आ गया है ऑन टू फंक्शंस का फॉर्मूला। इनटू फंक्शंस हम कैसे निकाल सकते हैं, इनटू फंक्शंस हम लोग निकालेंगे टोटल माइनस ऑन टू फंक्शन से। ठीक है, इसका फॉर्मूला मैं लिख नहीं रहा हूँ, हम लोगों को इनटू फंक्शंस कैसे निकाले जाते हैं, टोटल माइनस ऑन टू से। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है अब हमारे सामने, फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम a to b such that set a and b contain 4 elements each। दोनों में 4 एलिमेंट्स हैं। तो m की वैल्यू फर्स्ट सेट में कितने एलिमेंट्स दिए हैं, 4, और सेकंड सेट में कितने एलिमेंट्स दिए हुए हैं, 4। 4 बॉल्स हैं, 4 पर्सन्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। तो 4 बॉल्स को 4 पर्सन में बांटना है, तो 4 रेज़ टू द पावर 4, दोनों सेम ही है, तो कभी डाउट ही नहीं आएगा कि n की पावर m या m की पावर n। वैसे फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, n की पावर m। सेकंड सेट में जितने एलिमेंट्स हैं वो n होते हैं और फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स को हम m बोल रहे हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। तो फर्स्ट सेट में हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, सेकंड सेट में भी 4 ऑब्जेक्ट्स हैं। वन वन फंक्शन का मतलब हमें बॉल्स को पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है सच दैट हर पर्सन को एग्जैक्टली 1 बॉल मिले। तो इन 4 पर्सन्स में से 4 की 4 सेलेक्ट करे, 4 की 4 सेलेक्ट करे और 4 फैक्टोरियल से इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। या फिर इस चीज़ को आप देखेंगे तो 4 से 4 की वैल्यू जो 1 ही होती है, तो आंसर 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, दैट इज़ 24। तो थर्ड पार्ट क्वेश्चन में थर्ड पार्ट गिवन है मैनी वन के लिए। मैनी वन फंक्शन कैसे निकाले जाते हैं, टोटल माइनस वन वन कर दो,
टोटल माइनस 1 1, टोटल है 4 रेज टू द पावर 4 माइनस 1 1 कितने हैं 4 फैक्टोरियल दैट इज 24, तो 4 रेज टू द पावर 4 माइनस 24। फोर्थ पार्ट है ऑन टू फंक्शंस। तो ऑन टू फंक्शंस जब भी वैल्यूज इक्वल हैं तो ऑन टू फंक्शन का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, डायरेक्टली फैक्टोरियल आ जाएगा। वैसे एनालॉगी क्या है, 4 बॉल्स 4 पर्सन्स हमें इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है सच दैट ईच वन गेट्स एटलीस्ट 1, सबको एक एक दोगे तो सबको एक ही मिल जाएगी। तो जितने हमारे यहाँ पे 1 1 फंक्शन है उतने ही ऑन टू फंक्शंस हो जाएंगे, कितने 4 फैक्टोरियल। फिफ्थ पार्ट है इनटू फंक्शंस पूछे हैं। इनटू फंक्शंस कैसे आएंगे हमारे पास, टोटल माइनस ऑन टू। टोटल कितने हैं 4 रेज टू द पावर 4, ऑन टू कितने हैं 4 फैक्टोरियल दैट इज 24, तो ऑन टू फंक्शंस आ गए हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A function f defined from a to b such that a has 5 elements, तो m की वैल्यूज बर 5 दी है एंड b हैज़ 4 एलिमेंट्स, n की वैल्यू दी है 4। पहले में 5 हैं और दूसरे में 4 हैं। पहले को हम लोग बॉल्स मान रहे हैं और दूसरे सेट को पर्सन्स। फर्स्ट नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने हैं। नंबर ऑफ फंक्शंस जो है n रेज टू द पावर m होता है, तो कितना आ जाएगा 4 रेज टू द पावर 5 आ जाएगा। या फिर ऐसे सोचना है कि किसके बॉक्सेस ड्रॉ करने हैं हमें, नंबर ऑफ बॉल्स के बॉक्सेस ड्रॉ करने होंगे क्योंकि बॉल्स जो हैं इंडिपेंडेंट हैं। तो बॉल 1, बॉल 2, बॉल 3, बॉल 4 और बॉल 5, और हर बॉल के पास कितने ऑप्शंस हैं 4 ऑप्शन, वो किसी भी पर्सन के पास जा सकती है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 4 रेज टू द पावर 5। ठीक है। सेकेंड पार्ट, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन निकालना है। 1 1 फंक्शन कैसे निकालेंगे, 1 1 का मतलब है ईच पर्सन शुड गेट एग्जैक्टली 1 बॉल। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो ये चीज़ यहाँ पे अब देखोगे तो 1 1 फंक्शंस जो है 0 के इक्वल आ जाएगा। 4 लोग हैं, 4 लोगों में 5 बॉल को डिस्ट्रीब्यूट करना है सच दैट ईच वन गेट्स एग्जैक्टली 1। अब सबको एक एक बॉल दे दोगे तो फिर भी एक बॉल रह जाएगी, तो 1 1 फंक्शन बन ही नहीं सकते, तो वैल्यू डायरेक्टली क्या आ जाएगी 0। नेक्स्ट, ये हमारे पास होगा 1 1 फंक्शन। नेक्स्ट हमें निकालना है सपोज मैनी 1 फंक्शन। तो मैनी 1 फंक्शन कैसे निकालेंगे, टोटल माइनस 1 1। टोटल फंक्शन हमारे पास कितने 4 रेज टू द पावर 5 और 1 1 फंक्शन 0 है, तो आंसर क्या आ गया 4 रेज टू द पावर 5। नेक्स्ट आते हैं ऑन टू फंक्शंस पे। ऑन टू फंक्शंस में m की वैल्यू जो है 5 है, n की वैल्यू जो है 4 है, m ज़्यादा है n से। और एनालॉगी क्या है, हमें पर्सन्स में बॉल्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है सच दैट ईच वन गेट्स एटलीस्ट 1, सबको कम से कम एक बॉल मिलनी चाहिए। 4 लोग हैं, 5 बॉल्स हैं, सबको ऑब्वियसली कम से कम एक बॉल मिल जाएगी, तो ऑन टू फंक्शंस यहाँ पे कुछ आएंगे। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, टोटल माइनस व्हेन 1 पर्सन डिडंट गेट एनीथिंग प्लस 2 डिडंट गेट एनीथिंग माइनस 3 डिडंट गेट एनीथिंग। इस तरीके से हमें करते हुए जाना है। तो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना है टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, तो वो कितने हो गए हमारे पास 4 रेज टू द पावर 5 माइनस व्हेन 1 पर्सन डिडंट गेट एनीथिंग, तो 4C1 से वो पर्सन मैंने सेलेक्ट किया। अब कितने लोग रह गए हैं 3, और 3 में 5 बॉल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 4C1 इंटू 3 रेज टू द पावर 5 प्लस व्हेन 2 पर्सन डिडंट गेट एनीथिंग, तो 4C2 से 2 पर्सन सेलेक्ट करिए। अब कितने लोग रह गए हैं 2, उनमें 5 बॉल डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो 2 रेज टू द पावर 5 माइनस 4C3। जब 3 पर्सन्स को कुछ नहीं मिला, 4C3 इंटू अब कितनी बॉल्स रह गई हैं मेरे पास, एक बॉल रह गई है, 1 रेज टू द पावर 5। आगे 4, जब 4 पर्सन्स को कुछ नहीं मिला, वो मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि उसमें 0 आएगा तो वो अपने आप ही कैंसिल आउट हो जाएगी वैल्यू। तो 4 रेज टू द पावर 5 जो है हमारे पास होता है 1024, 2 रेज टू द पावर 10 के इक्वल होता है। माइनस 4C1 इज़ 4 एंड 3 रेज टू द पावर 5 जो है 81 होता है।
प्लस 4c2, तो ये 6, ये वैल्यू 6 हो जाएगी, इंटू 2 रेज टू द पावर 5 इज़ 32, 4c3 4c1 के इक्वल होता है, तो ये वैल्यू 4 हो जाएगी, सॉरी 1024 होगा। तो 1024 माइनस 81 इंटू 4, 81, 3 रेज टू द पावर 5 इज़ नॉट 81, इसमें एक और 3 आएगा, इस तरीके से बनेगा। ये 12 इंटू 81, तो 810 प्लस 162 972 प्लस 6 इंटू 32, तो ये 192 हो जाएगा माइनस 4। तो ये वैल्यू सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ जाती है 240। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस हमारे पास कितने हो गए, 240। लास्ट हमारे पास रह गया है नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस। तो इनटू फंक्शंस हम कैसे निकालेंगे, टोटल कितना है, 4 रेज टू द पावर 5 दैट इज़ 1024 माइनस ऑन टू फंक्शंस कितने हैं 240। तो इससे हमारे पास इनटू फंक्शन आ जाएंगे, ये आ जाते हैं 784। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा किस तरीके से निकाला है। तो ऑन टू फंक्शंस जो है हमने यहाँ फॉर्मूले से निकाले हैं। हमारे पास m की वैल्यू 5 थी, n की वैल्यू 4 थी, यानी फर्स्ट सेट में 5 एलिमेंट्स थे, सेकंड सेट में 4 एलिमेंट्स हैं। अब हमें क्या करना है, इन 5 एलिमेंट्स को इन 4 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखो, इस फॉर्मूले के अलावा हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ग्रुपिंग यूज़ की जा सकती है। यहाँ पे डिवाइड 5 एलिमेंट्स इनटू 4 ग्रुप्स, डिवाइड 5 एलिमेंट्स इनटू 4 ग्रुप्स। तो 4 ग्रुप्स में करना है, बट कंडीशन क्या है, ईच वन शुड गेट एटलीस्ट 1। तो ग्रुप साइज, तो ग्रुप्स हम लोग किस तरीके से बना सकते हैं, 1 1 1 और 2 का। केवल यही ग्रुप पॉसिबल है क्योंकि सबको एक एक देना भी है हमें। तो इससे हमारा आंसर क्या आ जाता है, 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। और अगर आपको ग्रुपिंग आती हो तो अगर हमारे पास सेम साइज्ड ग्रुप्स अगर आ जाते हैं, सेम साइज्ड ग्रुप्स अगर आ जाते हैं तो उतने के फैक्टोरियल से हमें डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 सेम साइज्ड ग्रुप्स हैं, तो हमें 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना होगा। तो ये तो हमने बना दिए ग्रुप्स। अब इन 4 ग्रुप्स को 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो एक 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास 120 अपॉन 2 इंटू 6 इंटू 24, दैट इज़ 120 इंटू 2, दैट इज़ 240। तो हम लोग ऐसे ग्रुपिंग यूज़ करके भी नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस निकाल सकते थे। इन टू फंक्शंस कैसे आ जाएंगे, टोटल माइनस ऑन टू से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या था, हमारे पास दोनों में सेम एलिमेंट्स दिए हुए थे, m भी 4 था, n भी 4 था। सेकंड क्वेश्चन में हमने m ग्रेटर देन n लिया, तो m की वैल्यू 5 थी और n की वैल्यू 4। थर्ड क्वेश्चन है व्हेन m इज़ 4, इसमें m की वैल्यू 4 हो गई है और n की वैल्यू जो है 5, m 4 एंड n 5। तो इसमें भी हम सारी चीज़ें निकालते हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ़ फंक्शंस, तो वो हमारे पास n रेज टू द पावर m होता है, या फिर अब एनालॉगी भी आपको याद हो ही गई होगी। तो वो कितने आ जाएंगे, 5 रेज टू द पावर 4। तो 5 रेज टू द पावर 25 इंटू 25, ये वैल्यू आ जाती है 625। सेकेंड केस 1 1 फंक्शन पे आते हैं। तो फर्स्ट सेट में 4 एलिमेंट्स, सेकेंड सेट में 5 एलिमेंट्स। 1 1 फंक्शन का क्या मतलब होता है, ये जो 4 बॉल्स हैं, इन 4 बॉल्स को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है सच दैट ईच वन गेट्स एग्जैक्टली 1। तो 1 1 फंक्शन निकालने के लिए क्या किया, 5 पर्सन्स में से 4 पर्सन सेलेक्ट किए, इन 4 पर्सन्स में 4 बॉल्स को 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर दिया। तो 5c4 5c1 हो गया 5, 5 इंटू 24 दैट इज 120।
नेक्स्ट हमें निकालना है मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन कैसे निकलेगा, टोटल माइनस 1 1, तो 625 माइनस 120, तो इससे आ जाएगा मैनी वन फंक्शन 505। नेक्स्ट ऑन टू फंक्शन। अब देखो ऑन टू फंक्शंस की एनालॉजी क्या है, वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द बॉल सच दैट ईच पर्सन गेट्स एटलीस्ट 1 बॉल। 5 लोगों में 4 बॉल्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है सच दैट ईच पर्सन गेट्स एटलीस्ट 1 बॉल। तो 4 बॉल हैं, 5 लोग हैं, तो सबको एटलीस्ट 1 तो नहीं मिल सकती, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस क्या हो जाएंगे, 0। नेक्स्ट हमें निकालना है नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस। नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस कैसे आते हैं, टोटल फंक्शंस माइनस ऑन टू से। तो नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस भी कितने आ गए हमारे पास, 625। तो होपफुली तीनों क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, कैसे हम लोग परम्यूटेशन और फंक्शंस को रिलेट कर सकते हैं, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो अगर सब कुछ क्लियर है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो and share it with your friends and classmates, and don't forget to subscribe to this channel for such videos. Thank you.